हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल। जय हिंद। आज से लगभग 40-50 बरस पहले जब हम लोग होश में आए और देश और समाज से जुड़े, राजनीति से जुड़े, तो उस समय हम ये गीत गाया करते थे। और जिन नेताओं के साथ हमने काम किया या जिन का हमने लिखा हुआ पढ़ा, जिनके विचार पढ़े, तो उस समय हमारी राजनीति का जो लक्ष्य था, अगर उसको कम शब्दों में कहें, संक्षिप्त में कहें, तो हमारी राजनीति का लक्ष्य था कि हमारे भारतवर्ष में इस समाज को एक जाति विहीन, वर्ग विहीन, शोषण मुक्त, समता मूलक समाज की रचना करना हमारा लक्ष्य था, ताकि भारतवर्ष समृद्ध, खुशहाल और सशक्त हो सके। और आज जब हम इस देश में आज़ादी का 75वां वर्ष बना रहे हैं, जिसे आज हमारी सरकारें कहती हैं कि अमृत काल है, तो अगर हम ये अवलोकन करें कि इस देश में कितना अमृत हमने पैदा किया और कितना जहर अभी बाकी है, तो हम क्या पाते हैं? जो अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और उनसे पहले जो तमाम समता मूलक समाज के लिए लड़ने वाले संत हुए, हमारे नेता हुए, संत कबीर से लेकर के संत रायदास, बाबा नानक, महात्मा फूले, और पता नहीं अनगिनत नाम है, और आज़ादी के बाद भी लोहिया जी, मान्यवर काशीराम, लालू यादव, शरद यादव, चंद्रजीत जी, कर्पूरी ठाकुर, ये तमाम नेता जिस लक्ष्य को लेकर के राजनीति कर रहे थे और अपना पूरा जीवन होम कर दिया, वो लक्ष्य यही था, क्या कि इस देश में जाति विहीन, वर्ग विहीन, शोषण मुक्त, समता मूलक समाज की रचना करना। और जिस दिन ये देश में जाति विहीन समाज पैदा हो जाएगा, समता मूलक समाज पैदा हो जाएगा, उस दिन ये देश दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्ध और सबसे खुशहाल देश बन जाएगा। क्योंकि हमारे देश में सब तरह के साधन हैं, संसाधन हैं, लेकिन जो जातिवादी व्यवस्था है या जो शोषणकारी व्यवस्था है, उसकी वजह से ही हमें हजारों बरस की गुलामी झेलनी पड़ी। हमारे लोगों को अमानवीय जुल्म बर्दाश्त करने पड़े और एक नरक की ज़िंदगी जीनी पड़ी। तो ये सब ख़त्म हो, हमारा देश खुशहाल बने, इस सब काम के लिए हम इस राजनीति में या समाज से जुड़े, इन कामों से जुड़े। तो आज़ादी के 75 साल बाद अगर हम मुड़ के पीछे देखते हैं कि जो अधिकार हमें संविधान में मिले, जो बाबा साहब की अध्यक्षता में संविधान बना, और जो भी अधिकार उसमें हमें मिले, जैसे वोट का अधिकार मिला, हजारों बरस से इस देश में 99% लोगों का कोई से नहीं होता था कि कौन इस देश में राजा बनेगा। जिसके हाथ में तलवार होती थी, जिसके पास ताकत होती थी, वो राजा बन जाता। लेकिन पहली बार एक व्यवस्था बनी हजारों बरस बाद, और एक गरीब से गरीब और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े लोगों के हाथ में भी एक वोट का अधिकार आया। अमीर से अमीर और उच्च वर्ग या जो जाति व्यवस्था में उच्च रहे लोग, उनके पास भी एक वोट का अधिकार आया। तो ये समता मूलक समाज बनने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और इस देश में पहली बार हुआ और हजारों बरस के बाद हुआ। नौकरियों में आरक्षण मिला। नौकरियों में आरक्षण का मतलब ये है कि इस देश में जितने भी
विभिन्न जातियां हैं, नाना प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत डाइवर्सिटी है। तो ये जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, जो तमाम जाति और वर्ग के लोग हैं, तमाम क्षेत्रों के लोग हैं, वो शासन और प्रशासन में उनको हिस्सेदारी मिले, ताकि ऐसा नहीं जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में था कि अंग्रेज ही राज कर रहे हैं, भारतीयों का कोई लेना देना नहीं। भारतवर्ष के तमाम जाति और वर्गों को ये महसूस हो कि भी शासन और प्रशासन में हमारी भी हिस्सेदारी है, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई। लेकिन आरक्षण की जो लड़ाई है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वो अगर मैं मुड़ के देखता हूँ तो काफ़ी हद तक सिर्फ आरक्षण की लड़ाई बन के रह गई है। सामाजिक न्याय को आरक्षण का पर्यायवाची नहीं है। ये सामाजिक न्याय का जो दायरा है वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि आरक्षण उसका एक छोटा सा हिस्सा है। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि पूरे समाज में आमूल चूल परिवर्तन करके और एक बराबरी का समाज बनाना, जिसमें कोई जाति को ये ना महसूस हो कि वो छोटी है, किसी जाति को, किसी व्यक्ति को जलील नहीं किया जाए, उसको अपमाननीय कहा जाए क्योंकि उसने अमुक जाति में जन्म लिया है, उसकी वजह से उसको भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन ना झेलना पड़े, उसकी वजह से उस किस जन्म जाति में उसने जन्म लिया उसकी वजह से उसमें पिछड़ापन या जो अवसर मिलने चाहिए उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। हजारों बरस तक जो इस देश में जाति व्यवस्था रही, आप सब जानते हैं, उसमें हमारे देश के एक बहुत बड़े हिस्से को राजकाज से दूर रखा गया। राजकाज में, शासन व्यवस्था में उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती थी, उनको घुसने नहीं दिया जाता था, शिक्षा से दूर रखा जाता था, जमीन जायदाद दौलत उसका मालिक नहीं बनने दिया जाता था। लगभग गुलाम की ज़िंदगी जीते थे, जैसे बैल जीता है, दिन भर खेत में काम करे और शाम को उसको इतना चारा सूखा मिल जाता है कि वो जिंदा रह सके और अगले दिन फिर काम कर सके। तो उस जो शोषणकारी जाति व्यवस्था रही, उससे काफ़ी हमारे देश के बड़े हिस्से में जो एक पिछड़ापन आया, जिससे वो महरूम हो गए, वंचित समाज बन गया। तो हमारे जितने भी देश के भला चाहने वाले नेता थे, सब ने कहा भी नहीं, जो वंचित समाज है, जो हजारों साल से वंचित रहा है, उसको कुछ पौष्टिक विटामिन दे करके, कोई पौष्टिक आहार दे के या कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा आरक्षण दे करके उसको आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति को हजारों साल तक मान लो आपने रोटी नहीं दी, उसको विटामिन नहीं मिला, उसको प्रोटीन नहीं मिली, उसमें कमजोरी आ गई, तो अब उस व्यक्ति को ज़्यादा प्रोटीन देने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा आयरन देने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा आहार देने की ज़रूरत होगी, ताकि जो उसके अंदर कमजोरी आ गई वो उसको पूरा कर सके। ऐसे ही समाज होते हैं। लेकिन पिछले 75 साल में अगर आप दिल पे हाथ रख करके पीछे मुड़ के देखें तो हम सब ये पाते हैं कि जितनी प्रगति सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में होनी चाहिए, मैं नहीं समझता कि उसके मुकाबले में 10% भी प्रगति हुई है। और उसके कारण ये है कि हमारी रणनीति, वो किसी रणनीतिकार ने कहा है कि इफ़ यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, इफ़ यू कीप ऑन डूइंग द सेम एक्शन, यू विल कीप ऑन गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। यानी जो काम आप पहले से करते चले आ रहे हो और जो परिणाम आपको पहले मिलते हैं उस काम करने से, आगे भी अगर उसी तरह के काम करते रहेंगे, उसी तरह की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उसी तरह के एक्शंस लेते रहेंगे, तो वही परिणाम आएंगे। अगर हम डिफरेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, अलग तरह के परिणाम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो तरक्की जितनी स्लो प्रोग्रेस से हो रही है, जो हमारे देश का जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, जिसको हाशिए पे धकेल दिया गया, अगर उनकी प्रगति की गति बढ़ानी है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। और देखिए, इस देश में लगभग मोटे तौर पे 2 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं और उनमें अगर 7.5% ST, 15% SC और 27% OBC की नौकरियां देखी जाएं तो उन 2 करोड़ में लगभग 1 करोड़ नौकरियां जो हैं
इस 85% वर्ग के लिए आरक्षित है। 1 करोड़ मान लीजिए, वैसे तो आरक्षण मिलता नहीं, आपको पता, पूरा तमाम तरह की धांधलियाँ होती हैं, लेकिन मान लीजिए ईमानदारी से आरक्षण लागू भी हो गया और वो 1 करोड़ नौकरियां मिल भी गई ओबीसी SC ST जो समाज है हमारा, तो भी उस 1 करोड़ की नौकरियों से अगर एक व्यक्ति का पाँच व्यक्तियों का परिवार माना जाए तो 5 करोड़ लोगों को उससे लाभ होगा। हाँ, ये एक अतिरिक्त लाभ है कि शासन और प्रशासन में आपको लगेगा कि हमारी हिस्सेदारी है, हमारा समाज भी उसमें प्रतिबिंबित है, रिफ्लेक्शन उसका है। लेकिन अगर आर्थिक तौर पे देखा जाए तो केवल 5 करोड़ जो ओबीसी SC ST के लोग हैं उनको लाभ मिलेगा आर्थिक। अब SC ST OBC अगर 140 करोड़ इस देश की आबादी है तो SC ST OBC की आबादी लगभग इस देश में 115 करोड़ है। 5 करोड़ आर्थिक तौर पर लाभान्वित हो गए, लेकिन 110 करोड़ जो बाकी रह गए उनका क्या? उस नौकरियों से उनको तो 110 करोड़ लोगों को नहीं फायदा होने वाला। जो 98% लोग हैं इस देश के, 2% हो सकता है सरकारी नौकरी में चले जाते हों, लेकिन 98% निजी काम करते हैं, कारोबार करते हैं, रेहड़ी है, पटड़ी है, किसानी है, खेत मजदूर हैं, अपना छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, यानी अपने निजी व्यवसाय में रहते हैं। तो उनको इस आरक्षण से लाभ नहीं होने वाला। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को जिन्होंने आरक्षण का पर्यायवाची बना दिया है और फिर ये कहते हैं कि भाई इसमें जो OBC SC ST समाज के लोग जुड़ते नहीं हैं, वो इसीलिए नहीं जुड़ते कि ये आरक्षण का पर्यायवाची बनाने के बाद वो जो 110 करोड़ लोग हैं जो OBC SC ST समाज से बिलोंग करते हैं, उनको लगता नहीं कि इससे हमें कोई खास लाभ होने वाला है। उन्होंने देख लिया 70-75 साल में, पीढ़ी दर पीढ़ी देख लिया, 3-4 पीढ़ी निकल गई, तो इसलिए उनका लगाव, उनका जुड़ाव इस लड़ाई से पैदा नहीं होता। तो मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि जब तक हम इस सामाजिक न्याय के साथ साथ जो आर्थिक पिछड़ापन है, जो आर्थिक न्याय की लड़ाई है, जो इकोनॉमिक इक्वलिटी की लड़ाई है, जो आर्थिक गैर बराबरी हमारे देश में है, और ऑक्सफैम की एक लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि इस देश के 10% लोगों के पास 77% वेल्थ है, यानी 10% लोगों के पास 77% दौलत इस देश की है। तो जब तक इस इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, जो आर्थिक गैर बराबरी है, इसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा तो ये सामाजिक पिछड़ापन दूर नहीं होने वाला। जब तक SC ST OBC के लोग गरीब रहेंगे या निम्न मध्यम वर्ग में रहेंगे, तब तक उनका वास्तव में कल्याण नहीं होगा। और ये जान लीजिए, अगर इस देश का बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित रहेगा, वो जो न्यूनतम मानवीय जीवन स्तर है उससे वंचित रहेगा, तब तक ये देश ना तो महान बनेगा ना विश्वगुरु बनेगा। ये देश उस दिन महान बनेगा, उस दिन विश्वगुरु बनेगा, जिस दिन इस देश का जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको कम से कम जो रोटी, कपड़ा, मकान है, वो न्यूनतम जो उसका मानक होता है, कम से कम एक मानव के लिए, जीवन के लिए ज़रूरी है, उतना उसको प्राप्त हो, उसको बिजली, सड़क, पानी मिले, उसका शिक्षा का स्तर और उसको जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं उसका स्तर कम से कम एक न्यूनतम मानक के स्तर पे हो, जिस दिन इस देश के गरीब से गरीब और पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को वो न्यूनतम मानक, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है शिक्षा का, स्वास्थ्य की सेवाओं का, बिजली, सड़क, पानी का, रोटी, कपड़ा, मकान का मिलने लग जाएगा, उस दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये देश समतामूलक समाज भी बनेगा।
और ये देश दुनिया का सबसे महान देश, चाहे आप उसको विश्व गुरु कह लीजिए, चाहे कुछ भी नाम दे दीजिए, वो भी बनेगा। तो अब अपने लोगों को, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो हजारों साल से वंचना का शिकार रहे हैं, उनको आर्थिक गैर बराबरी से मुक्ति मिले, उसका आज के मॉडर्न तरीके, जो ज़माना है, जो आधुनिक युग है, वो एक ही उसका तरीका है कि उनको बैंकों से लोन मिले। आपने सुना होगा कि मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, पता नहीं कौन कौन, नाम नहीं याद रहते, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। कोई 10,000 करोड़ रुपए बैंकों का लोन लेकर के भाग गया, कोई 25,000 करोड़ रुपए बैंक का लोन लेके भाग गया। आप जो ओबीसी एसटी समाज के लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि जिस समाज से आप आते हैं उस समाज में नज़र डालिए। कितने लोग हैं आपके समाज के जिनको आज तक 10,000 करोड़ रुपए का लोन मिला है? और आप ये जान लीजिए, मैंने अपने समाज में बात की, बहुत लोगों से बात की, और पिछले कई सालों से मैं ये बात पूछता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, देश के विभिन्न हिस्सों में जाता हूँ, भाई क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं अपने समाज के जिसने 10,000 करोड़ रुपए का लोन लिया हो बैंक से? लिया ही नहीं। और आज का जो आधुनिक युग है उसमें अगर आर्थिक तरक्की करनी है तो आपको बैंकों से लोन लेना पड़ेगा। बड़े बड़े जो इस देश के उद्योगपति हैं, 2-4 है का नाम आप सब जानते हैं, उन्होंने भी लाखों करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। बिना लोन लिए बैंकों के कोई आर्थिक प्रगति कर नहीं सकता। हमारे कुछ लोग लोन लेने से डरते भी बहुत हैं। एक मोटरसाइकिल, कार का लोन ले लिया या किसी फ्लैट के लिए 50 लाख का लोन ले लिया, उसी में डरे रहते हैं। तो ये डरना नहीं, ये एक व्यवस्था है जिससे आर्थिक प्रगति होती है। और हमारे जितने भी सामाजिक न्याय के लड़ने वाले हमारे सिपाही हैं, जो हमारे नेता हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आरक्षण की लड़ाई, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी की, भागीदारी की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहना चाहिए, लेकिन हमें आर्थिक बराबरी की लड़ाई भी लड़नी चाहिए। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो बैंकों से लोन मिलता है, मेरे पास एक आंकड़ा है, कहीं से आया था कि 2020 में 13,000 से ज़्यादा, 13,000 करोड़, हाँ आंकड़ा मेरे को मिल गया, 13,361 लाख करोड़, 10-20 करोड़ नहीं, 13,361 लाख करोड़ रुपए का लोन एक साल में बैंकों ने दिया है। और अगर आप उसका 85% लोगों को लोन मिल जाता जो पिछड़े वंचित समाज के हैं, तो 11,357 लाख करोड़ रुपए का लोन मिलता एक साल में। तो इस तरह का अगर आपको पिछड़े समाज को इस तरह का 85% लोन मिले, या 50% भी बैंकों से लोन मिलने लग जाए 85% लोगों को, तो गैर बराबरी जो है अगले 10 बरस में बहुत ख़त्म हो जाएगी और ये देश महान बनेगा। और अगर हमारे देश के कुछ लोग चाहते हैं कि ये विश्व गुरु बने, तो मैं उनको गारंटी देता हूँ कि 10 साल तक इस देश का जो वंचित समाज हजारों साल से रहा है, जो 85% जिसकी संख्या है, उनको 50% बैंकों से डिसबर्स किए जाने वाला लोन दिया जाए और ये देश दुनिया का सबसे महान देश बन जाएगा। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। आज से करीब 100 साल पहले हेनरी फोर्ड एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, अमेरिका का, राष्ट्रपति भी रहा, तो उसने कभी कहा था 1922 में कि इट इज़ वेल एनफ दैट पीपल ऑफ द नेशन डू नॉट अंडरस्टैंड आवर बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, फॉर इफ दे डिड आई बिलीव देयर वुड बी ए रेवोल्यूशन बिफोर टुमारो मॉर्निंग। तो उसने ये कहा कि ये अच्छी बात है, ये अमेरिका के बारे में कह रहा है वो, आज से 100 साल पहले, कि ये अच्छी बात है कि हमारे देश के लोगों को ये बैंकिंग सिस्टम और ये जो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था ये समझ में नहीं आती। अगर ये समझ में आ जाए तो आज रात को ही क्रांति हो जाएगी, कल सुबह तक ही क्रांति हो जाएगी। तो यही चीज़ है।
जब तक मनी मेक्स द मेयर गो, पुराना मुहावरा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। ये जितने राजनीतिक दल हैं सब पैसे से चलते हैं, ये जितने टेलीविज़न चैनल हैं सब पैसे से चलते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपकी बात टेलीविज़न पे नहीं कही जाएगी। आपका अपना चैनल नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए लगते हैं उसमें, अखबार नहीं है, तो जब तक आर्थिक रूप से आप सक्षम नहीं होंगे, आप कितनी ही लड़ाई लड़ लीजिए, हजारों साल से लड़ाई लड़ी जा रही है, महात्मा बुद्ध के समय से शुरू हुई थी, आज भी चल रही है। जब तक आर्थिक मजबूती, आर्थिक बराबरी, आर्थिक समता नहीं आएगी या उसकी दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, इस देश में जो हम उद्देश्य हमारा राजनीति का रहा है, जो लक्ष्य रहा है कि एक जाति विहीन, वर्ग विहीन, समता मूलक समाज बने, शोषण मुक्त समाज मिले, वो कभी नहीं बनने वाला। तो मैं एक बार फिर से अपने तमाम सामाजिक न्याय के सिपाहियों को, अपने सामाजिक न्याय के जितने भी हमारे नेता हैं, उनसे अपील करता हूँ कि आरक्षण की लड़ाई के साथ साथ हम आर्थिक बराबरी, आर्थिक समता, सामाजिक समता के साथ साथ आर्थिक समता की लड़ाई को भी लड़ें। इन्हीं सब शब्दों के साथ, मैं आज थोड़ा लंबा बोल गया, इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबको जय भीम, जय भारत, जय हिंद।